गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अपन चल रहे थे टी ब्लॉक में ग्रुप 16 में। आज ग्रुप 16 कंप्लीट हो जाएगा, 17 अपन स्टार्ट कर देंगे और अपना बेस्ट रहेगा कि कल तक चैप्टर को बाइंड अप कर दें, है ना, ताकि सम वन का सिलेबस जो है वो अपना कंप्लीट हो जाए। फिर अपन रिवीजन स्टार्ट करवाएंगे। पहले ऑर्गेनिक का करेंगे, उसके बाद इनऑर्गेनिक फिजिकल का करेंगे, ठीक है। तो कल अपन डिस्कस कर रहे थे ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर के बारे में। आज अपन डिस्कस करेंगे एक सल्फर का ऑक्सो एसिड, कौन सा है, H2SO4। H2SO4 केमिकल नेम इसका क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या क्या इसके मेथड ऑफ फॉर्मेशन है ना, क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका फॉर्मेशन जो है वो अपन कांटेक्ट प्रोसेस से करते हैं। कांटेक्ट प्रोसेस से करा जाता है। क्या करते हैं इसमें, मेथड ऑफ फॉर्मेशन अगर आप इसका देखें तो देखो क्या हुआ कि सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो अपन ने कल की क्लास में भी डिस्कस करा था कि कैसे करते हैं, कि आप सल्फर की रिएक्शन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से करवा दो, या फिर सल्फर के जो वो आपके पास मेटल और जिसमें सल्फर प्रेजेंट हो उसकी रिएक्शन आप ऑक्सीजन से करवा दो, तो अपने को क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। लाइक सल्फर है प्लस इसकी रिएक्शन आपने O2 से करवा दी तो आपको क्या मिलेगा, SO2 गैस मिलेगा। या आपके पास क्या था, कल अपन बात कर रहे थे कि FeS है प्लस आपके पास O2 है, उससे आपको क्या मिलेगा, Fe2O3 प्लस अपने पास क्या रहेगा, SO2। रिएक्शन अपन बैलेंस करते रहेंगे ना। अपने को क्या चाहिए यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड। तो पहला प्रोसेस क्या रहता है, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करने के बाद क्या करेंगे, सेकंड आता है फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। जो आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिला है इसका कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अपन क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। तो क्या रहेगा आपके पास कि जो SO2 है उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, O2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, और किसका फॉर्मेशन होगा, SO3 का। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, 2SO2 प्लस O2 V2O5 SO3 का फॉर्मेशन। और इसके लिए डेल्टा H जो है वो आपके पास क्या रहता है, नेगेटिव। डेल्टा H की वैल्यू क्या रहती है बच्चों, नेगेटिव रहती है। SO2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है, SO3 गैस का फॉर्मेशन होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, देखो आप जब H2SO4 का फॉर्मेशन करते हो उससे पहले अपन बात करेंगे अबाउट द फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, है ना। इसकी फेवरेबल कंडीशन क्या, अब देखो अपन जो है वो प्रोसेस देख रहे हैं। फर्स्ट प्रोसेस में सल्फर का ऑक्सीडेशन करवाया, सल्फर डाइऑक्साइड मिला। सेकंड में सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करवाया, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला। मीन्स कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन है वो किससे होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड से होगा। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के फॉर्मेशन का फेवरेबल मेथड क्या है वो अपने को देखना है। तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा अपने पास कि आप क्या करो, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ O2 को इंक्रीज कर दो। कंसंट्रेशन ऑफ SO2 और कंसंट्रेशन ऑफ O2 को इंक्रीज कर दो। बिकॉज इनकी अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे
तो जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सी डायरेक्शन में स्टेब्लिश होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में स्टेब्लिश होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। और फॉरवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन। फर्स्ट तो ये आ गया। सेकंड, आपके पास डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब रिएक्शन अपने पास कहाँ है? कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा एच नेगेटिव है इसका मतलब रिएक्शन आपके पास कौन सी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर में क्या चेंज करना पड़ेगा कि आपको टेम्परेचर जो है वो अगर आप डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक्सोथर्मिक के लिए अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो अकॉर्डिंग टू ले चैटिलियर प्रिंसिपल कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हो तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है? फॉरवर्ड। और मान लीजिए कि आपने करा कि सर हम हमारी मर्जी चलाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगी? बैकवर्ड में। और बैकवर्ड में हो जाएगी तो आपके पास SO3 की कंसंट्रेशन, जो SO3 का फॉर्मेशन हो रहा है, SO3 की कंसंट्रेशन है, वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड में, डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में, और फॉरवर्ड में अगर रिएक्शन होगी तो आपको किसका फॉर्मेशन होगा? SO3। थर्ड क्या आता है आपके पास? बाय यूजिंग कैटलिस्ट। कैटलिस्ट लाइक V2O5। यहाँ पे वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड का यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट। बच्चों कहीं पे भी कैटलिस्ट देखोगे अगर आप, तो वो कैटलिस्ट कौन से होंगे? या तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे और या डी ब्लॉक के एलिमेंट के कंपाउंड्स होंगे। उनका रीजन क्या है? उनका रीजन ये रहता है कि आपके पास जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट या इनके कंपाउंड जो है, या ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है आपके पास एज ए कैटलिस्ट का अपन यूज करते हैं, और कोई रीजन नहीं है। वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गया, इसके कारण से अपन इनका कैटलिस्ट की वजह से यूज करेंगे। तो कैटलिस्ट जो है मैक्सिमम कौन से रहेंगे? या तो डी ब्लॉक के एलिमेंट या डी ब्लॉक के एलिमेंट के कंपाउंड। तो डी ब्लॉक के जब अपन स्टडी करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी में आएगा कि जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स उनका यूज अपन किस में करते हैं? कैटलिस्ट में करते हैं। फोर्थ अपने पास क्या आएगा? देखो, फोर्थ बात करेंगे अपन प्रेशर पे। प्रेशर, अब आप ये देखोगे प्रेशर के लिए कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कहाँ जाता है। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, आप खुद बता दोगे कि क्या करना है अभी। आप अगर प्रेशर इंक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम हमेशा उस डायरेक्शन में जाता है। प्रेशर अगर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कम। प्रेशर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में एस्टेब्लिश होता है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो? कम। और अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाता है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो? ज्यादा हो। अब अपने को क्या करना पड़ेगा? देखो, रिएक्टेंट के साइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके पास? 3। प्रोडक्ट के साइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2। तो आपको क्या चाहिए? सर हमें तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड चाहिए, SO3 चाहिए। तो SO3 के नंबर ऑफ मोल्स क्या है? कम है। तो आपको क्या करने का पड़ेगा? प्रेशर इंक्रीज। मीन्स ये रिएक्शन जो है वो कब कंप्लीट होगी? हाई प्रेशर। रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड ऑन हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे कंप्लीट होगी। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन देख रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट प्रोसेस से करते हैं। किससे करते हैं? कॉन्टेक्ट प्रोसेस से करते हैं। अब कॉन्टेक्ट प्रोसेस में क्या रहता है कि पहले सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, फिर सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीडेशन से सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। सल्फर ट्राइऑक्साइड के फॉर्मेशन के बाद अपन देखते हैं कि व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 और SO3, क्योंकि SO3 से ही H2SO4 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना? तो आपके पास क्या होगा? पहले एक फर्स्ट कंडीशन, कंसेंट्रेशन इंक्रीज करो SO2 और O2 की। सेकंड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, कैटलिस्ट का यूज करेंगे, और प्रेशर क्या करेंगे? हाई प्रेशर पे रिएक्शन कंप्लीट होगी। अब आगे देखते हैं कि रिएक्शन क्या क्या होती है। अब कॉन्टेक्ट प्रोसेस में क्या रहता है? SO3 गैस का फॉर्मेशन हो गया।
SO3 गैस का फॉर्मेशन हो गया कॉन्टेक्ट प्रोसेस में पहले से ही कुछ H2SO4 का अमाउंट होता है। डायरेक्ट आप H2SO4 का फॉर्मेशन नहीं कर सकते ना, कि डायरेक्ट हम H2SO का फॉर्मेशन कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कि आपके पास जो कॉन्टेक्ट प्रोसेस में पूरा जो डायग्राम है उसमें एक कंटेनर होता है जिसमें H2SO4 प्रेजेंट होता है। तो क्या करेंगे कि SO3 जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड, वो पहले रिएक्शन करेगा किससे, H2SO4 से। तो H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन होता है, H2S2O7। H2S2O7 को अपन क्या कहते हैं, इट इज नोन एज ओलियम, इट इज नोन एज ओलियम। तो पहले ओलियम का फॉर्मेशन होता है। ये ओलियम की स्ट्रक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले ओलियम का फॉर्मेशन होता है और फिर जब इस ओलियम की रिएक्शन H2O की रिएक्शन आप H2O के साथ करवाते हो तो आपको किसका फॉर्मेशन होता है, 2H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैं प्रोसेस में क्या रहेगा कि पहले आप सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करोगे, सल्फर डाइऑक्साइड के बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करोगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड के बाद ओलियम का फॉर्मेशन होगा और ओलियम के बाद जो है वो किसका फॉर्मेशन होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। कि ओलियम का डाइल्यूशन कह दो चाहे ओलियम की रिएक्शन वाटर से कह दो, करवाने पर क्या किसका फॉर्मेशन होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन था सल्फ्यूरिक एसिड का। अगर सबके क्लियर है तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, अदरवाइज अपन चलते हैं आगे। तो प्रॉब्लम नहीं है आपको तो अपन चलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। H2SO4 एक कंसंट्रेट H2SO4 की बात करें तो डेंस लिक्विड होता है, काफी ज्यादा डेंस होता है, डेंस लिक्विड होता है और ये एसिडिक नेचर का होता है। बिकॉज जब भी आप इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाते तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, H3O प्लस प्लस HSO4 माइनस। और अगर आप HSO4 माइनस की रिएक्शन फिर वाटर के साथ करवाते हो तो फिर वापस H3O प्लस H3O प्लस प्लस किसका फॉर्मेशन होता है, सल्फेट है। अब सर इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें अगर क्वेश्चंस की बात करें तो आपको पूछा जाता है कि विच वन इज मोर एसिडिक इन H2SO4 एंड HSO4 माइनस, विच वन इज मोर एसिडिक इन बिटवीन H2SO4 एंड HSO4 माइनस। देखो दोनों ही क्या कर रहे हैं, H प्लस साइन दे रहे हैं, both the substance like H2SO4 and HSO4 माइनस साइन दोनों ही H प्लस साइन दे रहे हैं। तो कैसे अपन इसके एसिडिक स्ट्रेंथ का पता करेंगे, देखो आपको पता है जब भी कभी एसिड डिसोशिएट होता है तो उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को अपन Ka कहते हैं। तो इसके लिए अपन लिखेंगे Ka1 और इसके लिए लिखेंगे अपन Ka2, Ka1 एंड Ka2। अब शायद आपको पता होगा, अगर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा भी नॉलेज है, कि अगर किसी एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा हो, अगर किसी एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा हो तो वो मोर एसिडिक होता है, तो वो मोर एसिडिक होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें कि दो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, एक Ka1 है और एक Ka2 है, तो जो Ka1 है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन होती है किससे, Ka2 से।
तो अपन कह सकते हैं कि दैट H2SO4 ड्यू टू दिस रीजन H2SO4 is more acidic. H2SO4 is more acidic and HSO4 minus is less acidic. होते तो दोनों ही एसिडिक है बिकॉज दोनों ही क्या कर सकते हैं H प्लस आयन लूज कर सकते हैं. जो H प्लस आयन देते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में उसको अपन एसिड कहते हैं. बट विच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड इन बिटवीन टू. तो अपन कैसे देखेंगे वो Ka से देखेंगे. व्हाट इज द Ka? Ka is the dissociation constant of एसिड. और जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा. ये आपने देखा होगा लास्ट ईयर ना. ये कैसे देखते हैं कि जिसकी Ka की वैल्यू ज्यादा होती है उसके pKa की वैल्यू क्या होती है, कम होती है. और जिसके pKa की वैल्यू कम होती है वो मोर एसिडिक होती है. दैट कंपाउंड विल बी मोर एसिडिक. Ka की वैल्यू ग्रेटर देन pKa की वैल्यू कम हो जाएगी. pKa की वैल्यू कम होगी तो वो ज्यादा एसिडिक होगा. ऐसा Kb में भी आता है. अगर अपन बेस के कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहां पे Kb pKb आता है. ठीक है ना. तो ये रीजन रहेगा कि अगर इन दोनों का कभी कंपैरिजन आ जाए कि विच वन इज मोर एसिडिक, H2SO4 H2SO4 माइनस में से, तो H2SO4 इज मोर एसिडिक बिकॉज Ka1 की इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा हो. ओके आइए चलते हैं नेक्स्ट. इसके और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं. अपन ने ऑर्गेनिक में देखा था कि कंसंट्रेट H2SO4 जो है, कंसंट्रेट H2SO4 वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसे वर्क करता है. डिहाइड्रेटिंग वर्क एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट. डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है कि वहां से क्या कर देता है, वाटर का रिमूवल कर देता है. डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर. कि सर हमें कैसा पता चलेगा. तो देखो जैसे अगर आप क्या कर रहे हो कि कार्बन का टेस्ट कर रहे हो कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कार्बन है कि नहीं. क्या आपको कोई व्हाइट कलर का पाउडर दे दिया और आपको पूछ लिया कि इसमें कार्बन है कि नहीं है, ये बता दो. तो सारे व्हाइट कलर के होते हैं. फ्रुक्टोज भी सॉरी सुक्रोज भी व्हाइट कलर का होएगा. स्टार्च भी व्हाइट कलर का होता है. आपके पास कोई और कंपाउंड हो तो वो व्हाइट कलर का होता है. लगभग कंपाउंड अपन देखते हैं, अपन ने लैब में देखे हैं, तो वो आपके पास क्या रहता है, व्हाइट कलर. अब आपको देखना है कि इसमें से कौन सा सुक्रोज है. तो अपन क्या करेंगे कि सर हम तो टेस्ट कर लेंगे, जो मीठी होगी वो सुक्रोज होगी. तो अपन नहीं कर सकते बिकॉज सारे केमिकल हैं, उसमें कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होता है. तो अगर आपको टेस्ट करना हो तो अपन क्या करेंगे कि आप इसकी रिएक्शन H2SO4 से करवा दो. इसमें जैसे कंसंट्रेट H2SO4 मिलाओगे तो कंसंट्रेट H2SO4 मिलाने पे ओनली एंड ओनली यहाँ पे कार्बन रह जाएगा और सारे वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे. जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस रहेगा उससे अपने को पता चल जाता है कि ये क्या है, सुक्रोज. अब ये ग्लूकोज में भी हो सकता है C6H12O6. जैसे ही कंसंट्रेट H2SO4 का यूज करेंगे वो ओनली एंड ओनली कार्बन बना देगा और सारा का सारा H2 जो है वो बाहर निकल जाएगा. क्लियर है बात. वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं. और अगर बात करें कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल के साथ रिएक्शन करता है कौन सा H2SO4, डाइल्यूट H2SO4. और किसका फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट का प्लस आपके पास H2O का, सॉरी H2 गैस का. H2 गैस को क्या करता है, इवोल्व. अगर आप जिंक की रिएक्शन करा रहे हो डाइल्यूट H2SO4 के साथ तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होगा. अगर आप Fe की रिएक्शन करवा रहे हो तो FeSO4 का फॉर्मेशन होगा. तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट, that elements or that metal which are more reactive than hydrogen can displace hydrogen from H2SO4 या from its compound. तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी कौन से साउंड के साथ, पॉप अप साउंड के साथ.
हाइड्रोजन गैस हमेशा पॉप अप साउंड के साथ बाहर निकलती है। अब अगर आप रिएक्शन करवाते हो, जैसे सर हम तो कॉपर लेंगे और H2SO4 डाइल्यूट लेंगे, तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ कॉपर की रिएक्शन कराओगे, कोई रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। बट यही रिएक्शन आप किसके साथ करवाते हो, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। कंसंट्रेट के साथ करवाते हो तो किसका फॉर्मेशन होगा, CuSO4 प्लस आपके पास SO2 और प्लस आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, H। रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2H2SO4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास 2H2 है, ये अपना ग्रुप 16 जो है वो कंप्लीट होता है। अब H2SO4 में जो सल्फर है वो sp3 हाइब्रिडाइज रहता है। इस स्ट्रक्चर की बात करें तो कल अपन ने इसकी स्ट्रक्चर देख ली थी, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपके पास OH और यहाँ पे आपके पास OH, ये इसकी स्ट्रक्चर है H2SO4, है ना। कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं वो आप कैलकुलेट कर लोगे अगर कभी आपको पूछे तो। और इसी के साथ ग्रुप 16 जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17। ग्रुप 17 also known as क्या, halogen family। why these are known as halogen family? बिकॉज अपन बात करें हेलो और जेन, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट प्लस जेनेसिस, यानी कि सॉल्ट फॉर्मिंग फैमिली है, सॉल्ट फॉर्मिंग फैमिली है, तो इसके कारण से इसको अपन क्या कहते हैं, हैलोजन। ओके, तो इसको अपन क्या कहते हैं, हैलोजन कहते हैं। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, एटी। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो अपन इसकी जनरली बात नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ले, यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात कर ले, तो आपके पास क्या होता है, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी डिक्रीज। ये जो फ्लोरीन और क्लोरीन है वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, गैसियस स्टेट। ब्रोमीन जो वन एंड ओनली नॉन मेटल है, जो किसमें प्रेजेंट होती है आपके पास, लिक्विड फॉर्म में। और आयोडीन जो है वो कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होती है आपके पास, सॉलिड। आयोडीन कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होती है, सॉलिड फॉर्म में, है ना। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके पास हो गए। इसको हैलोजन फैमिली भी कहते हैं। अब बात कर लें इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की, यानी कि रिएक्टिविटी की। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो फ्लोरीन जो है वो ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्वेश्चन आया था कि वाई फ्लोरीन शो ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका रीजन क्या है, बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो कभी पॉजिटिव शो ही नहीं कर सकता, है ना। फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कभी ये पॉजिटिव वैलेंस शो नहीं करेगा, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहेगी, -1। जबकि अदर मेंबर जो है ग्रुप के, जैसे Cl है, Br है, आयोडीन है, वो क्या कर सकते हैं, +1 भी शो कर सकते हैं, +3 भी शो कर सकते हैं, +5 भी शो कर सकते हैं, +7 भी शो कर सकते हैं। -1 तो करेंगे ही, और -1 के साथ साथ +1, +3, +5, +7,
-1 किसके साथ करेंगे? जब मेटल के साथ होंगे। +1 +3 +5 +7 किसके साथ करेंगे? जब ये ऑक्सीजन के साथ होंगे। तो जनरली क्लोरीन जो है वो -1 ही शो करता है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। बाकी जितने भी एलिमेंट है वो +1 +3 +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या करते हैं? शो करते हैं। ठीक है ना? तो कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि फ्लोरीन के एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है। वो अपने को पता है क्या? साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, वैकेंट डी ऑर्बिटल जो है वो उसमें प्रेजेंट नहीं होते। इसके कारण से फ्लोरीन जो है वो आपके क्या करता है? एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। उसके बाद जो आपके इसमें आएगा वो ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। हैलोजन की भी हैलोजन से रिएक्शन होती है, उसको इंटर हैलोजेनिक कंपाउंड कहते हैं, इंट्रा हैलोजेनिक कंपाउंड। इन सब के बारे में डिस्कस अपन कल की क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।